चलिए निकाल लीजिएगा। लुसेंट का पेज नंबर कितना है? 304। 304। ठीक है, 304। देखिए सबको बुलाते ना तो मतलब जगह नहीं मिलता, समझे? इसीलिए से थोड़ा पहले टारगेट वाला को ध्यान में देखा जाए। ठीक है, तो निकालिए पेज नंबर 304। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान करे कि बायोलॉजी। बायोलॉजी देखिए दो शब्द से मिलकर बना है, एक है बायोस, ठीक है, और एक होता है लॉजी। ठीक है, यह बायोस का मतलब होता है ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब जिस भी चीज में हम लोग यह जीवों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहेंगे? बायोलॉजी। क्या कहेंगे? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग या 1801-2 में सर्वप्रथम किया था लैमार्क एवं फ्रेवियस। किसने किया था? लैमार्क एवं और जीव विज्ञान का पिता कहते हैं अरस्तु। किसको? जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता। और जीव विज्ञान के मुख्यतः यह कितने शाखा है? 4 शाखा। कितना? 4 शाखा। जीव विज्ञान के मुख्यतः कितना शाखा? 4 शाखा। करे कि पहला तो है जंतु एवं मनुष्य का जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं जंतु विज्ञान। क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान। और करे कि पादप का अध्ययन उसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान। और रोगाणुओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। और रोगाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं सूक्ष्म विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी। और जीनों का अध्ययन या वंशागति का अध्ययन उसको कहते हैं आनुवांशिकी। क्या कहेंगे? आनुवांशिकी। क्या कहेंगे? आनुवांशिकी। जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। जंतु विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता। और पूरे जीव विज्ञान का पिता भी किसको कहते हैं? अरस्तु। यानी कि पूरे बायोलॉजी का पिता अरस्तु को, और यह जो है जंतु विज्ञान का भी पिता किसको कहते हैं? उसके बाद वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं थियोफ्रैक्टस को। किसको? थियोफ्रैक्टस। कुछ लुसेंट में नहीं होगा, उसको लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। ठीक है, समझ रहे ना? चलो उसके बाद सूक्ष्म विज्ञान का पिता कहते हैं किसको? ल्यूवेनहॉक को। किसको? सूक्ष्म विज्ञान का पिता किसको कहेंगे? ल्यूवेनहॉक। और आनुवांशिकी का पिता यह बहुत अच्छे से जानते हैं कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। एक बार रिपीट बताएंगे, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लैमार्क एवं और जीव विज्ञान का पिता किसको? जीव विज्ञान का पिता। और जीव विज्ञान को कितने शाखा में बांटा गया? 4 शाखा में। कितने शाखा में? पहला है यह जूलॉजी, पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी और चौथा जेनेटिक्स। बताएंगे यह जंतु विज्ञान का पिता किसको? जंतु विज्ञान का पिता। और यह वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रैक्टस। माइक्रोबायोलॉजी का, और उसके बाद जो आनुवांशिकी का कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद है जीवधारियों का। आप देखेंगे बीच में आपका जो है यह जो एपीकल्चर है, कुछ जीवधारी के कुछ शाखा का नाम, इसको भी याद करना जरूरी है। ठीक है, और इसका जो एक्स्ट्रा ये है ना, इसके अलावा वो हम भेज देंगे, याद करवा देते हैं। ठीक है, बाकी बात भेज देंगे। ठीक है, चलिए मधुमक्खी पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, रेशम कीट पालन के अध्ययन, रेशम कीट पालन के अध्ययन, रेशम कीट पालन के अध्ययन, मत्स्य पालन के अध्ययन, मत्स्य पालन के अध्ययन, कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, पक्षियों के अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन,
मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, और कीट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी, कीट के अध्ययन, कीट के अध्ययन, कीट के अध्ययन, वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन, वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन, वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन, सर्पों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन, छिपकलियों का छिपकलियों का छिपकलियों का कास्टिक पेड़ों का संवर्धन, कास्टिक पेड़ों का संवर्धन, कास्टिक पेड़ों का संवर्धन, उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान, फूलों की खेती, फूलों की खेती, फूलों की खेती। एक बार रिपीट बताएंगे। मधुमक्खी पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन, मत्स्य पालन का अध्ययन, मत्स्य पालन का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का एंथोलॉजी, पुष्पों का पुष्पों का या पक्षियों के अध्ययन को, पक्षियों के अध्ययन को, मछलियों के अध्ययन, मछलियों के अध्ययन, कीटों के यह अध्ययन को, कीटों के अध्ययन को, कीटों के अध्ययन को, वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन, वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन, प्लास्टिक पेड़ के संवर्धन, प्लास्टिक पेड़ों का संवर्धन, उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान, फूलों की खेती, की खेती। उसके बाद देखिए इसके अलावा कुछ है उसको याद करवाते हैं, ठीक है। जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहेंगे। सारा पीडीएफ भेज देंगे जाके, ठीक है। जितना इंपोर्टेंट रहेगा पहले याद करवा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया, जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है मिट्टी के अध्ययन को, मिट्टी के अध्ययन, मिट्टी के अध्ययन, अंगूर के उत्पादन एवं अध्ययन, अंगूर के यह उत्पादन एवं अध्ययन, शब्दकोश का संकलन, लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन, शब्दकोश का संकलन। जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया क्या कहेंगे? और मिट्टी के अध्ययन, मिट्टी के अध्ययन, मिट्टी के अध्ययन, अंगूर के उत्पादन एवं अध्ययन, शब्दकोश का संकलन, शब्दकोश का संकलन, भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास के अध्ययन को कहते हैं फिलोलॉजी। क्या कहेंगे? फिलोलॉजी। भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास के अध्ययन को फिलोलॉजी। फिलोलॉजी। नेक्स्ट है प्रतिमा या चित्रकला का अध्ययन, आइकोनोग्राफी। प्रतिमा या चित्रकला का अध्ययन क्या कहते हैं? आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी। हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, और गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना यह कहलाता है लिथोट्रिप्सी। क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी। या गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना कहलाता है क्या? लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। क्या कहेंगे? बायोनिक्स। क्या कहेंगे? पहलियों वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पादप जीवाश्मों का। किसका? पादप जीवाश्मों का। पादप विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के
तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। क्या कहेंगे? विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहेंगे? इथनोलॉजी। डाक टिकट जमा करता या फिलाटेलिस्ट क्या कहलाता है? मृदा विहीन पादप संवर्धन को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहेंगे? मृदा विहीन पादप संवर्धन। मृदा विहीन पादप संवर्धन। एक बार रिपीट बताएंगे। भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन कहलाता है क्या? फिलोलॉजी। फिलोलॉजी। भाषा के यह संरचना एवं विकास एवं इतिहास के अध्ययन को फिलोलॉजी। भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास के अध्ययन को क्या कहते हैं? फिलोलॉजी। क्या कहेंगे? प्रतिमा चित्रकला के अध्ययन को कहते हैं क्या? आइकोनोग्राफी। प्रतिमाओं या चित्रकलाओं का अध्ययन कहलाता है क्या? आइकोनोग्राफी। हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना यह क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना कहलाता है लिथोट्रिप्सी। जितना क्वेश्चन कवर है सारा पूछा हुआ प्रीवियस से, ठीक है? कोई न कोई विशेष में आईएएस में सब पूछा हुआ है। नेक्स्ट है करें कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में क्या कहते हैं? बायोनिक्स। बायोनिक्स क्या कहेंगे? बायोनिक्स क्या कहेंगे? कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस यह ज्ञान को जो है मशीनी जगत में क्या कहते हैं? यह बायोनिक्स। क्या कहेंगे? बायोनिक्स। करें कि यह विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं क्या? या इथनोलॉजी। क्या कहेंगे? कि विभिन्न संस्कृति या इथनोलॉजी। क्या कहेंगे? विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं क्या? इथनोलॉजी। इथनोलॉजी। फिलाटेलिस्ट कहता है डाक टिकट जमा करता। डाक टिकट। नेक्स्ट है मृदा विहीन पादप संवर्धन को मृदा विहीन पादप संवर्धन। मृदा विहीन पादप संवर्धन। उसके बाद है जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण। नेक्स्ट चलते हैं करें कि अरस्तु द्वारा समस्त जीवों के यह कितने समूहों में बांटा गया? कितने समूह में? एक है जंतु समूह और एक है जंतु समूह। उसके बाद लिनियस ने अपने पुस्तक यह सिस्टेमा नेचुरल में संपूर्ण जीवधारियों को यह दो जगत में, कितने जगत में? दो जगत में। एक है पादप जगत। कौन सा? पादप जगत। और एक है जंतु जगत। पादप जगत और आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को। और जीवधारियों को 5 यह वर्गीकरण किया। कितने भागों में? 5 जगत वर्गीकरण। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, यह पादप, कवक और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा और जंतु। नेक्स्ट चलते हैं, एक बार रिपीट फिर से बोलिए। मोनेरा, ठीक है ना? चलिए पहला देखेंगे कराई की द्विजगत वर्गीकरण। यह दिया था कार्ल लिनियस ने। किसने? कार्ल लिनियस ने। द्विजगत वर्गीकरण किसने? कार्ल लिनियस ने। द्विजगत वर्गीकरण कार्ल लिनियस ने। यह द्विजगत वर्गीकरण में दो जगत में बांटा, एक पादप और एक जंतु। पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत। देखिएगा कि द्विजगत वर्गीकरण ये किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने। ठीक है? द्विजगत वर्गीकरण, ठीक है? द्विजगत यह वर्गीकरण किसने दिया? लिनियस। किसने? लिनियस। इसने दो भाग में बांटा, एक क्या? पादप और जंतु जगत। पादप और जंतु जगत। कार्ल लिनियस ने संपूर्ण जीवधारियों का वर्गीकरण कितने भाग में? दो भाग में। किसने किया? कार्ल लिनियस।
लिनियस ने। इसके बाद आता है हैकल। कौन आता है? हैकल ने पादप और जंतु तो पहले से था, इन्होंने प्रोटिस्टा को जोड़ा। किसको? या हैकल ने त्रिजगत वर्गीकरण। किसने? हैकल ने। यह त्रिजगत, याद रखिएगा, त्रिजगत वर्गीकरण, ठीक है। त्रिजगत वर्गीकरण जो है ये किसने दिया? हैकल ने। किसने? हैकल ने। इसने पादप और जंतु तो पहले से था, पादप और जंतु पहले से किसने किया था? लिनियस ने। इन्होंने एक वर्ड किया, किसको? प्रोटिस्टा को। किसको किया? प्रोटिस्टा को ऐड किया। किसने? हैकल ने। यह त्रिजगत वर्गीकरण किसने दिया? हैकल। द्विजगत वर्गीकरण लिनियस, जिसमें कि संपूर्ण जीवधारी को दो भागों में, एक तो पादप और एक जंतु। और त्रिजगत वर्गीकरण हैकल ने। किसने दिया? पादप जंतु तो पहले से था, इन्होंने क्या किया? प्रोटिस्टा। उसके बाद आपका है फोर्थ जगत वर्गीकरण, यह दिया कोपलैंड ने। किसने? कोपलैंड। और इन्होंने मोनेरा को ऐड किया। किसको? मोनेरा। फोर्थ जगत वर्गीकरण, फोर्थ जगत यह वर्गीकरण किसने दिया? यह कोपलैंड। किसने? कोपलैंड ने दिया। और इन्होंने तीन जो पहले से था, पादप और जंतु और प्रोटिस्टा, इन्होंने किसको ऐड किया? प्रोटिस्टा। और इन्होंने ऐड किया किसको? मोनेरा को। किसको? मोनेरा को, ठीक है। यह द्विजगत वर्गीकरण कार्लिनियस, जिसमें कि पादप और जंतु। फिर त्रिजगत वर्गीकरण हैकल, जिसमें किसको? पादप, जंतु और प्रोटिस्टा को ऐड किया। उसके बाद फोर्थ जगत वर्गीकरण किसने? कोपलैंड ने। पादप, जंतु, प्रोटिस्टा पहले से था, इन्होंने क्या किया? मोनेरा को ऐड किया। उसके बाद लास्ट में जो आता है फिफ्थ जगत वर्गीकरण, इन्होंने किसको? या आरएच व्हिटेकर ने कवक को ऐड किया। किसको? या किसने? आरएच व्हिटेकर। आरएच व्हिटेकर, यहाँ लिखिएगा फिफ्थ जगत वर्गीकरण, ठीक है। फिफ्थ जगत या वर्गीकरण, ठीक है। यह किसने? या आरएच व्हिटेकर, ठीक है। आरएच व्हिटेकर, आरएच व्हिटेकर ने दिया। और इसने जो है लास्ट में देखिए, पहला चार था पादप, जंतु, उसके बाद पादप, जंतु और कौन सा? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। और एक क्या है? मोनेरा। इन्होंने कवक को ऐड किया। किसको? कवक को ऐड किया। तो याद रखिएगा, चारों पांचों याद हो गया होगा कि यह द्विजगत वर्गीकरण कार्लिनियस ने पाला है, जंतु जगत और पादप जगत। उसके बाद त्रिजगत में प्रोटिस्टा को ऐड किया। किसने? हैकल ने। फोर्थ जगत में क्या किया? यह पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, ये तीन को था ही, इसने क्या किया? मोनेरा किया। किसने? फिफ्थ जगत वर्गीकरण आरएच व्हिटेकर, और उन्होंने पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा क्या किया? कवक को ऐड किया। कवक को। उसके बाद चलते हैं करें कि यह मोनेरा में किसको रखते हैं और यह प्रोटिस्टा में किसको रखते हैं, पादप में किसको रखते हैं, ये सबको पढ़ना है, ठीक है। तो करें कि पहला है आपका मोनेरा। कौन सा? मोनेरा। पहला है मोनेरा, याद रखिएगा। वीडियो कट जा रहा, क्या हो गया? वीडियो कट जा रहा उधर वाला। ठीक है, वोट नहीं लिएगा कोई दिक्कत नहीं, बस भावना को समझे तो। हल्का सा आ रहा है वोट पे। चलिए देखिए, उसके बाद आपका मोनेरा। पहला कौन सा? मोनेरा में देखिए सभी प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया। किसमें? मोनेरा में। यह प्रोकैरियोटिक जीव और एक कोशिकीय जीव को किसमें रखा गया? मोनेरा। किसमें? देखिए मोनेरा संघ में जो रखा गया है, यह मोनेरा संघ में रखा गया है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीव को, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यह जीव को रखा गया किसमें? यह मोनेरा संघ में। प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय, ठीक है। एक कोशिकीय
सभी प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव को किस संघ में रखा गया? मोनेरा में। किसमें? मोनेरा में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है और यह इमेच्योर यानी कि अविकसित कोशिका होता है। क्या होता है? अविकसित कोशिका। और यह क्या होता है? यह क्षतिग्रस्त उत्तक होता है एक तरह से समझिए, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोटिस्टा, ठीक है, कौन सा? प्रोटिस्टा। यह प्रोटिस्टा में जो है एक कोशिकीय जीव और सभी यूकैरियोटिक जीव को किसमें? प्रोटिस्टा। किसमें? प्रोटिस्टा। यह प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव तो इसमें भी होगा, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव इसमें भी होगा और इसमें प्रोकैरियोटिक नहीं होकर के क्या होता है? यूकैरियोटिक। याद रखिएगा ये मोनेरा में वैसे जंतु समूह को रखा गया जो कि आप प्रोकैरियोटिक जीव हो और एक कोशिकीय हो। प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय, जैसे कि जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्कीबैक्टीरिया हो गया, तंतुमय जीवाणु हो गया, ये सब को रखा गया किसमें? मोनेरा में। किसमें रखा गया? मोनेरा। यानी कि यह जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तंतुमय जीवाणु, ये सबको किस संघ में रखा गया? और यह सभी प्रोकैरियोटिक जीव है और एक कोशिकीय है। क्या है? एक कोशिकीय है। उसके बाद प्रोटिस्टा, दोनों में कहेगा समान क्या है? तो दोनों में देखेगा यह प्रोकैरियोटिक में भी क्या है? प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय और इसमें भी क्या है? एक कोशिकीय। यानी कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में याद रखिएगा दोनों में एक कोशिकीय। क्या होता है? दोनों में एक कोशिकीय। और मोनेरा में प्रोकैरियोटिक और यह प्रोटिस्टा में क्या? उसके बाद आपका बचा कवक, पादप और जंतु। कवक, पादप और जंतु। अब देखिए यह तीनों में समान क्या है? पहले देखेंगे तीनों में समान क्या। तो पहला है यूकैरियोटिक जीव होगा। क्या होगा? यूकैरियोटिक। यानी कि कवक, पादप और जंतु। याद रखिएगा कवक, पादप और कौन सा? जंतु। कवक, पादप और जंतु। तो सबसे पहले देखेंगे तीनों में समान क्या है। उसके बाद इस आधार पे पहला है यूकैरियोटिक जीव। कौन सा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक जीव होता है और इसमें जो है इसमें एक कोशिकीय होता था और इस सभी में क्या होगा? बहुकोशिकीय। क्या होगा? यह बहुकोशिकीय जीव होगा, ठीक है। यानी कि यह तीनों में जो है कवक, पादप और जंतु, यह तीनों में दो चीज क्या होगा? हमेशा समान होगा। ये सभी जो है यूकैरियोटिक जीव और बहुकोशिकीय को किस में रखा गया? यह कवक, पादप और जंतु, यह तीनों में क्या है? समान है। तीनों में क्या है? उसके बाद कुछ और अन्य गुण होने के कारण कुछ पादप का श्रेणी अलग हो जाता है, कवक का अलग हो जाता है, ठीक है। तो पहला है पादप। कौन सा? तो पहला पादप है। तो पादप में तो पहला तो यूकैरियोटिक होगा ही होगा और आपका यह क्या? बहुकोशिकीय। ये तो तीनों में समान है। उसके बाद अन्य गुण एक और आता है, कौन सा? स्वपोषी। कौन सा? ये देखिए पादप में उसको रखा गया जो कि यूकैरियोटिक तो है ही और बहुकोशिकीय भी है, लेकिन यह स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी, जो अपना भोजन क्या करता हो? स्वयं कर लेता हो। उसको किस श्रेणी में रखा गया? यह पादप संघ में। किस में रखा गया? उसके बाद आपका आता है कौन सा? यह कवक। कौन सा? कवक। तो कवक में पहला तो यह यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होगा ही होगा कि नहीं? यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय होगा ही होगा और इसमें यह परपोषी होता है। क्या होता है? परपोषी। दो पॉइंट याद रखिएगा इसमें, परपोषी और मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब होता है कि वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से भी क्या करता है? बना लेता हो या उसके रूप में कर लेता है ग्रहण, उसको क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। क्या कहेंगे? और ऐसे जीव को रखा किसमें? यह कवक में। किसमें? कवक में। तो कवक में याद रखिएगा दो पॉइंट और एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, एक तो परपोषी और एक मृतोपजीवी, ठीक है। यह दो को तो होगा ही होगा, इसमें एक और जुड़ जाएगा। कौन सा?
यह मृतोपजीवी, मृतोपजीवी यह जीवी और एक कौन सा परपोषी, ठीक है, परपोषी। यह दो को ऐड हो जाएगा, इसका मतलब उसको किस में रखा गया, कवक में। किस में रखा गया। उसके बाद आपका एक जंतु होता है, जंतु में भी क्या होगा, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय तो होगा ही होगा, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय क्या होगा ही होगा। उसके बाद देखिए इसमें भी क्या होता है, परपोषी। क्या होता है, ये जंतु अपना भोजन खुद बनाता है क्या, नहीं, यह परपोषी होता है। क्या होता है, परपोषी। उसके बाद इसमें और अन्य गुण क्या है, इसको होलोजिक कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोजिक। क्या कहेंगे, होलोजिक कहेंगे। क्या कहेंगे, होलोजिक। होलोजिक का मतलब होता है पहले अंतःकरण करेंगे, फिर उसका पाचन होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, उसके बाद अंतःकरण, बाद में क्या होता है, उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। यह सब क्रिया जिसमें आता हो उसको कहेंगे क्या, होलोजिक। क्या कहेंगे, होलोजिक। यानी कि अब समझ में आ गया होगा कि पादप को किस में रखा गया, जंतु को किस में रखा गया है कि नहीं। चलिए एक बार इसको रिपीट करते हैं, तो बताएंगे मोनेरा और प्रोटिस्टा में समान क्या है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव या फिर यूकैरियोटिक, या मोनेरा में जो है प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक। उसके बाद कवक, पादप, जंतु तीनों में क्या है, समान यूकैरियोटिक और उसके बाद जब देखते हैं हम कवक को, तो कवक में यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय तो होगा ही होगा, और इसमें 2 पॉइंट और ऐड कर देते हैं, परपोषी और परपोषी। उसके बाद पादप की बात करते हैं, तो पादप जो है यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय तो है। उसके बाद पादप जो है स्वकोशी, इसको ऐड कर दिया था, वह क्या एक्स्ट्रा रखा था, पादप में। उसके बाद जंतु में भी यह यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय तो है ही। उसके बाद परपोषी और होलोजिक, परपोषी और यहाँ पे हो जाएगा आपका मोनेरा प्रोटिस्टा में किसको रखा गया, ये समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं जीवों का द्विनाम पद्धति। जीवों का द्विनाम पद्धति, कि जीवों के द्विनाम पद्धति को यह प्रचलित किसने किया, यह कैरोलस लिनियस ने। किसने किया, कि जीवों के द्विनाम पद्धति को जो है प्रचलित किसने किया, कैरोलस लिनियस, कैरोलस। और करेक्टली पहला शब्द जो होता है वह वंश का नाम, क्या होता है, पहला शब्द जो होता है किसका होता है, वंश का नाम। पहला शब्द वंश का नाम, और दूसरा शब्द जो होता है जाति का नाम, दूसरा शब्द जाति। और अंतिम शब्द जो होता है जो वैज्ञानिक ने उस नाम से उसको पहला बार पुकारा या उसका नाम रखा, उसका जो है अंतिम में उस वैज्ञानिक का नाम रखा जाता है। याद रखिएगा, पहला शब्द वंश का नाम, दूसरा शब्द जाति का नाम, और अंतिम शब्द वैज्ञानिक का नाम जिसने उसको उस नाम से पुकारा या उसका खोज किया, ठीक है। उसके बाद कुछ जीवधारियों का जो है प्रमुख वैज्ञानिक नाम है, उसको भी देखते हैं। बताएंगे मनुष्य का है होमो सेपियंस, मनुष्य का होमो सेपियंस, मनुष्य का होमो सेपियंस, मनुष्य का होमो सेपियंस, मेढक का मेढक का मेढक का, बिल्ली का बिल्ली का बिल्ली का बिल्ली का, कुत्ता का कैनिस, कुत्ता का। नेक्स्ट है गाय का बोसिका, गाय का मक्के का मक्के का, आम का मैग्नीफेरा इंडिका। आम का क्या होता है, आम का आम का, धान का ओरेंजस, धान का ओरेंजस का। एक बार रिपीट बताएंगे, मनुष्य का क्या होता है, मनुष्य का मनुष्य का। नेक्स्ट है मेढक का मेढक का, बिल्ली का बिल्ली का, कुत्ता का कुत्ता का, गाय का गाय का, मक्के का उसका उसका, आम का धान का, गेहूं का है, गेहूं का मटर का मटर का,
चना का सहसर, चना का सहसर नेक्स्ट चलते हैं सरसों का है ब्रासिका, यह सरसों का क्या है, यह सरसों का ब्रासिका कॉम्पोस्टिस, ब्रासिका। नेक्स्ट है बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस, बाघ का मोर का पापो क्रिस्टेसस, मोर का ऊंट का है कैमेलस या डोमिडेरियस, कैलेमस डोमिडेरियस। चलिए बताएंगे गेहूं का क्या है, गेहूं का ट्रिटिकम, मटर का बीजम, मटर का और सरसों का होता है ब्रासिका। नेक्स्ट है चना का सहसर, चना का। उसके बाद अगला चैप्टर है आपका यह कोशिका विज्ञान, कोशिका इसको मतलब होता है साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान क्या कहते हैं, साइटो। यहाँ भी कोशिका क्या होता है, दो कोशिका विज्ञान दो चीज से मिलकर बनाता है, साइटो और एक होता है लॉजी, साइटो और यह साइटो का अर्थ होता है सेल, कोशिका। साइटो का अर्थ क्या होता है, सेल, कोशिका, ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि जिस भी विज्ञान में हम लोग यह कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। क्या कहेंगे, और देखिए सबसे छोटी इकाई जो होता है वह सेल ही होता है। क्या होता है, सेल। सबसे छोटी इकाई क्या होता है, जिसको यह जायगोट भी एक प्रकार का क्या है, सेल है। जायगोट भी एक प्रकार क्या है, सेल है। जब बहुत सारा यह सेल मिलता है तब जो है उत्तक का निर्माण करता है, किसका, उत्तक का। जब बहुत सारा यह सेल मिलेगा यानी कि ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे, उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तक। और जब बहुत सारा उत्तक मिलेगा यानी उत्तकों के टिश्यू के ग्रुप के या उत्तकों के समूह को क्या कहते हैं, या ऑर्गन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्गन। और जब बहुत सारा ऑर्गन मिलेगा या अंग तंत्र का निर्माण होता है। क्या होता है, अंग तंत्र का। और जब बहुत सारा अंग तंत्र मिल जाएगा वह क्या होता है, लिविंग बॉडी का निर्माण करता है, लिविंग बॉडी का निर्माण करता है। यानी कि सबसे छोटा जो हो गया वह क्या हो गया, सेल। सबसे छोटा क्या हो गया, सेल। क्या हो गया, सेल। और सेल से यानी कि बहुत सारा जब सेल मिलेगा यानी ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहेंगे, या उत्तक कहेंगे। जायगोट जो है ना वो सेल का ही एक ग्रुप होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जायगोट लिखे या सेल लिखे कोई दिक्कत नहीं होगा। जब बहुत सारा सेल मिलेगा यह उत्तक का यानी कि टिश्यू का निर्माण होता है। और जब बहुत सारा उत्तक मिलेगा यह अंग का ऑर्गन का निर्माण होता है। और जब बहुत सारा अंग मिल जाएगा यह ऑर्गन सिस्टम का यानी कि अंग तंत्र का, ठीक है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब बहुत सारा अंग तंत्र मिल जाएगा तब क्या होता है, यह लिविंग बॉडी का निर्माण होता है, सजीव शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। सजीव शरीर का, मानव शरीर का यह निर्माण होता है। सबसे छोटी इकाई जो है वह क्या है, सेल। उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल को कहेंगे टिश्यू, उत्तक। और ग्रुप ऑफ यह टिश्यू को कहेंगे ऑर्गन या अंग कहेंगे। जब बहुत सारा अंग मिलेगा वह अंग तंत्र बनता है। और जब बहुत सारा अंग तंत्र मिलेगा एक लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। लिविंग बॉडी का हम लोग को पढ़ना है अभी साइटोलॉजी। क्या पढ़ना है, साइटोलॉजी। यानी कि कोशिका विज्ञान के अध्ययन, कोशिका विज्ञान के अध्ययन। पहला है कि साइटोलॉजी शब्द लिख लीजिएगा। साइटोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था यह हर्टविग ने, किसने, हर्टविग ने, HERT, हर्टविग, HERT, हर्टविग ने साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग, ठीक है। यह साइटोज
साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग, ठीक है, साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने? हर्टविग ने। किसने किया था? हर्टविग ने। साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग यह किसने किया? हर्टविग ने। साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने? उसके बाद लिख ले सब लोग, साइटोलॉजी का पिता कहते हैं रॉबर्ट हुक को। किसको? साइटोलॉजी का पिता किसको कहते हैं? और साइटो, ठीक है, यह साइटो यानी कि साइटोजेनेटिक्स। देखिए एक जेनेटिक्स होता है और एक होता है साइटोजेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवंशिकी और साइटोजेनेटिक्स का मतलब होगा कोशिका आनुवंशिकी। साइटो यानी कि जेनेटिक्स का अगर पिता कहेगा तो यह ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, लेकिन यह साइटोजेनेटिक्स का यह पिता कहते हैं एच.जे. मूलर को। किसको? एच.जे. मूलर। याद रखिएगा कौन सा? एच.जे. मूलर को। एच.जे. मूलर को इसको कहते हैं साइटोजेनेटिक्स का पिता, जबकि सिर्फ जेनेटिक्स का पिता कहेगा तो वह कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। साइटोजेनेटिक्स है यानी कि कोशिका आनुवंशिकी का पिता किसको? एच.जे. मूलर। एच.जे. मूलर। उसके बाद है आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक है स्वानसन। कौन है? स्वानसन। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक यह स्वानसन। SWANSON स्वानसन। यह आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, ठीक है, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? यह स्वानसन को। किसको? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक स्वानसन। उसके बाद भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं A.K. शर्मा। A.K. शर्मा, ठीक है, A.K. शर्मा, ठीक है, A.K. शर्मा। याद रखिएगा तीनों चारों पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट है साइटोलॉजी का यह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने? हर्टविग ने। किसने किया? बोलने पर भी ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा नहीं याद नहीं होगा, बात समझ ना, बोलने पे ज्यादा ध्यान देना है। बताएंगे साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग पर सबसे पहले किसने? हर्टविग ने। किसने? और यह साइटोलॉजी का पिता किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक। और यह कोशिका आनुवंशिकी यानी साइटोजेनेटिक्स का पिता किसको? एच.जे. मूलर। और आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक स्वानसन। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक और भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं A.K. शर्मा। उसके बाद आपका है जीव द्रव। कौन सा? जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म। याद हो रहा है सबको? याद नहीं हो तो बोलिएगा, उसको फिर से रिपीट कीजिए। सिर्फ आगे पढ़ने से तो मतलब बोर्ड पर भी थोड़ा सा डिस्क्राइब क्या चीज बोर्ड पे सब उस पे होते जाएगा और भी ठीक रहेगा। ये ठीक हो रहा है ना? साइंस, लेकिन साइंस में जहाँ यूज करने का होगा बोर्ड पे जरूर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो नहीं है उसको बोर्ड पे नहीं करेंगे, ठीक है, उसको ऐसे ही याद करवाएंगे। जो जरूरी चीज है उनको करना ही पड़ेगा ना, इसलिए साइंस में थोड़ा सा समय लगता है। चलिए देखिए, उसके बाद चलता है आपका जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। करेक्ट। कोशिका झिल्ली के अंदर सारे पार्ट को यह जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए एक होता है सेल, ठीक है, जैसे ये आपका क्या है? सेल है कि नहीं? यह सेल है और सेल के बाहर में एक होता है सेल मेम्ब्रेन, होता है कि नहीं? इसको कहते हैं क्या? कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे? यानी कि ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका ये झिल्ली। अब देखिए कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी पार्ट है, चाहे वह ठोस के रूप में हो, ठोस के रूप में से आरएनए डीएनए सब रहता है ना, यह कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी ठोस या द्रव पदार्थ है सभी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव। क्या कहेंगे? जीव द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे? जीव द्रव। या जीव द्रव कहेंगे। तो जीव द्रव समझ में है ना, यानी कि कोशिका झिल्ली
जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर जितने भी पार्ट है, चाहे वह तरल पार्ट हो या फिर ठोस पार्ट हो, सारे को क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब जीव की सारी जो जैविक क्रियाएं होती है वह किस पे निर्भर करता है? यह प्रोटोप्लाज्म पर ही, जीव द्रव पर ही। उसके बाद जीव द्रव को जो है जीव द्रव को यह जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? हक्सले ने। किसने कहा? यह जीव द्रव को जीवन की भौतिक आधार किसने माना? हक्सले ने। किसने? और जीव द्रव का सबसे पहले जो खोज किया था यह डुडार्जिन ने किया था। किसने किया था? डुडार्जिन। किसने किया था? यह डुडार्जिन ने जीव द्रव का सबसे पहले खोज जो किया था वह डुडार्जिन ने किया था सारकोड के नाम से। किस नाम से? सारकोड के नाम से। सारकोड के नाम से 1835 के आसपास, 1835 के आसपास में यह जीव द्रव का यानी प्रोटोप्लाज्म का सबसे पहले खोज किसने किया? डुडार्जिन ने। किसने? डुडार्जिन ने। उसके बाद इसका उस समय तो इसका नाम था सारकोड। क्या नाम था? उसके बाद इसका नाम जो है यह प्रोटोप्लाज्म जो दिया वह पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे ने। और 1839 में दिया। कब दिया? 1839। उसके बाद जीव द्रव को दो भाग में बांटा। कितने भाग में? दो भाग में। एक है कोशिका द्रव। कौन सा? कोशिका द्रव। और एक है केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। अब कह रहा है कि पहला है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव कह रहा है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच भरे हुए तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। देखिए यह तो आपका सेल है। सेल के अंदर एक केंद्रक भी होता है ना, यह केंद्रक होता है। उसके बाद केंद्रक के चारों ओर एक जो है यह होता है केंद्रक झिल्ली। क्या होता है? यह केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली याद रखिएगा, केंद्रक झिल्ली यानी कि एक सेल है। सेल के सबसे बाहरी भाग को कहते हैं कोशिका झिल्ली और उसके अंदर में होता है केंद्रक, और केंद्रक के बाहर जो होता है वह क्या होता है? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली कह रहा है कि यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जितना भी द्रव यानी कि तरल मैटर है, यह तरल, ठीक है, तरल पदार्थ है, उसको क्या कहते हैं? यह जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? यह साइटो यानी कि यह कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। यानी कि अब यह दोनों में देखिएगा, यह कोशिका झिल्ली था। कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी ठोस या द्रव पदार्थ होता था उसको प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव कहते थे। अब कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो तरल पदार्थ, सिर्फ तरल पदार्थ, ठीक है, ठोस पदार्थ की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? यह केंद्रक, ये क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। कोशिका यह द्रव कहेंगे। उसके बाद आता है केंद्रक द्रव का। तो अब केंद्रक द्रव में क्या होता है कि केंद्रक के अंदर, ठीक है, केंद्रक के अंदर, अब इसके अंदर जितने भी तरल पदार्थ है उसको क्या कहते हैं? यह केंद्रक द्रव। क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव याद रखिएगा। तीनों चीज समझ में आ गया होगा। एक तो आपका है जीव द्रव। जीव द्रव में मतलब क्या है? यानी कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी, चाहे वह ठोस पदार्थ हो या फिर द्रव पदार्थ हो, सबको क्या कहेंगे? जीव द्रव। उसके बाद केंद्रक झिल्ली और आपका यह सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली के बीच जितने भी तरल पदार्थ होगा उसको कहते हैं क्या? कोशिका द्रव। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। और उसके बाद केंद्रक के अंदर जो भी तरल पदार्थ है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए उसके बाद चलते हैं कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, कोशिकांग यानी कि कोशिका का जो ठोस पदार्थ होता है, अभी बताए थे ना, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सब सेल का जो होता है वह ठोस पदार्थ है। क्या? यह सेल का ठोस पदार्थ होता है। और जो भी सेल का ठोस पदार्थ होता है उसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनेल कहेंगे। अब देखिए कोशिका द्रव प्लस कोशिकांग,
कोशिका द्रव प्लस कोशिकांग, याद रखिएगा कोशिका द्रव प्लस क्या कोशिकांग, क्या होता है कोशिकांग, ठीक है। इसी को ना क्या कहते हैं हम लोग, यह जीव द्रव कहते हैं, जीव द्रव कहेंगे कि नहीं। अब देखिए कोशिका द्रव में क्या हो गया, यानी कि इसके अंदर का यानी कि सेल मेम्ब्रेन और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों के बीच का जो भी तरल पदार्थ हो गया वह क्या होता है कोशिका द्रव होता है, ठीक है ना। ये द्रव पदार्थ हो गया। उसके बाद सेल ऑर्गेनेली, इसका मतलब जो भी सेल का ठोस पदार्थ है, चाहे राइबोसोम हो, आरएनए, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब ठोस पदार्थ होता है। यानी कि यह ठोस पदार्थ हो गया ठोस, ठीक है। यानी कि ये ना द्रव और ठोस मिलकर क्या बनता है जीव द्रव बनता है, जीव द्रव बनता है। इसके बाद चलते हैं आपका कि जीव द्रव का 99% भाग जो है 4 तत्वों से मिलकर, कितने तत्वों से, या ऑक्सीजन 76%, ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, कार्बन और हाइड्रोजन 10%, हाइड्रोजन नाइट्रोजन 2.5। उसके बाद जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म का लगभग कितना परसेंट भाग जो है जल होता है 80%, कितना परसेंट है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का लगभग कितना परसेंट भाग जल होता है। और जीव द्रव में कार्बनिक और अकार्बनिक का अनुपात जो होता है यह 19:81। कार्बनिक कहेगा तब होगा 81:19, यानी कि कार्बनिक छोटा शब्द उसका मतलब उसका वैल्यू छोटा और अकार्बनिक का मतलब ज्यादा, इसका मतलब हुआ 81। और कार्बनिक क्या होता है, अब इस जगह रेशियो पूछ रहा है कार्बनिक अकार्बनिक का या अकार्बनिक कार्बनिक का, दोनों यह देख लीजिए क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद है जीव द्रव की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो है वह कौन सा होता है सेल, कौन सा सेल। के सबसे पहले मृत कोशिका का खोज जो किया था रॉबर्ट हुक ने, किसने, सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किसने, रॉबर्ट हुक ने, किसने, और सबसे पहले जीवित कोशिका को खोज किया था यह ल्यूवेनहॉक, किसने, ल्यूवेनहॉक ने। यह बहुत सारा चीज का खोज किया जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया का और आरबीसी, प्रोटोजोआ, स्पर्म, ये सब का खोज किसने किया, ल्यूवेनहॉक ने, किसने किया, जीवाणु का खोज किसने किया, जीवाणु का खोज आरबीसी का, आरबीसी का प्रोटोजोआ, और स्पर्म का शुक्राणु का किसने, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग के, और ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ माइकोप्लाज्मा, कौन सा माइकोप्लाज्मा, माइको और माइकोप्लाज्मा का लिख लीजिएगा अन्य नाम पीपीएलओ और एमएलओ, ठीक है, पीपीएलओ और एमएलओ, ठीक है, पीपीएलओ और एमएलओ। माइकोप्लाज्मा का अन्य नाम क्या क्या है, पीपीएलओ और एमएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है पॉलीफ्लोरो, ठीक है, पॉली या फ्लोरो लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पोली POLY पोली या फ्लोरो PLEURO पोली फ्लोरो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और एमएलओ का मतलब होता है मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, मोलिक्यूल लाइक। याद रखिएगा कि अगर पूछ दे कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा है, अगर पीपीएलओ और एमएलओ दे दे दोनों में से कोई, इसका मतलब अगर वहां खोजेगा माइकोप्लाज्मा तो मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब लगेगा ई ऑप्शन होगा, क्या यह कौन सा हो जाएगा पीपीएलओ। अगर एमएलओ दे दिया है उसका भी आंसर टिक कर सकते हैं। उसके बाद है कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसी जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति। और कि सबसे लंबी कोशिका
तंत्रिका तंत्र, सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका तंत्र, सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबी, सबसे बड़ी एवं लंबी कोशिका जो होती है वह भी तंत्रिका तंत्र। कौन सा? ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी कोशिका कौन सा? आरबीसी। आरबीसी कौन सा? ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी कोशिका आरबीसी। आरबीसी। अब देखिएगा कि मनुष्य के प्रजनन कोशिका एक तो होता है शुक्राणु और एक होता है अंडाणु। ये दोनों में बड़ा कौन होता है? अंडाणु बड़ा होता है। क्या होता है? अंडाणु बड़ा होता है और शुक्राणु क्या होता है? छोटा। एक बार रिपीट बताएंगे, जीवाणु का खोज किसने? आरबीसी का, आरबीसी का, प्रोटोजोआ का, स्पर्म का, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का, ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। यह जीवाणु है जिसमें कि कोशिका वृद्धि होती है क्या? कोशिका वृद्धि। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा को जंतु जगत का जोकर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार, देखें नाटक समय जाते हैं जोकर वाला पाठ करता है ना, जोकर में क्या होता है, कभी जो है मतलब कुछ पान किया जाता है, कभी कुछ पान किया जाता है, वही जो है क्या है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसीलिए इसको जंतु जगत का क्या कहते हैं? जोकर कहते हैं। ह्यूमन बॉडी का सबसे यह लंबी कोशिका कौन सा? और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका मनुष्य प्रजनन कोशिका यह दो होता है, एक शुक्राणु स्पर्म और एक ओवम। स्पर्म और ओवम में लार्जेस्ट कौन होता है? अंडाणु, ओवम, अंडाणु। उसके बाद है यह सेल यानी कि कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो सबसे पहले जो है स्पीडी का क्लासेस होगा क्या? स्पीडी क्लास आते इसी में लेट हो गया। हाँ ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, चलना चल रहा है। कह रहा है कि कोशिका का समूह मिलकर बना होता है यह उत्तकों का। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे यह सबसे छोटी इकाई जो होता है वह सेल होता है, और बहुत सारा जब सेल मिलता है वह करता यह कोशिकाओं का समूह मिलकर यह उत्तकों का निर्माण करता है। यह कथन है ड्यूट्रोचैट का। किसका? ड्यूट्रोचैट। यह 1824 में ही बताया कि यह कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तकों का निर्माण करता है। किसने? ड्यूट्रोचैट। ड्यूट्रोचैट, ड्यूट्रोचैट, DUTROCHET। ठीक है, ड्यूट्रोचैट, ड्यूट्रोचैट। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया 1838-39 में, 1838 में यह स्लाइडन और इसने बताया कि सभी जीव का जो निर्माण होता है यह कोशिका के मिलने से ही होता है। यह सभी जीव का निर्माण पहला तो जब बहुत सारा कोशिका मिलेगा वह टिश्यू बनेगा, उत्तक बनेगा। जब बहुत सारा यह उत्तक मिलेगा तो क्या होगा? यह ऑर्गन बनेगा। और जब बहुत सारा उत्तकों का यह ऑर्गन का निर्माण होगा तो वह अंग बनेगा। और जब बहुत सारा अंगतंत्र मिलेगा तो क्या होगा? यह लिविंग बॉडी का। यही कथन कहा था कोशिका सिद्धांत में दिया गया था। यह सभी जीवों का निर्माण जो है वह कोशिका के मिलने से ही बनता है। यह कोशिका सिद्धांत में कहा गया स्लाइडन और स्वार्थ द्वारा, स्लाइडन और स्वार्थ। उसके बाद एक आता है 1855 के आसपास में रुडोल्फ विर्चो। कौन होता है? रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने कहा यह ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ओमनी का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि जो पहले से सेल मौजूद है उसको कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग। क्या कहेंगे? प्री एग्जिस्टिंग, जो कि पहले से अस्तित्व में है। प्री एग्जिस्टिंग, ओमनी का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, और सेलुलर का मतलब सेल, ई का मतलब टू, और सेलुलर का मतलब सेल, यानी कि जो पहले से सेल का यह मौजूदगी है उसी में जो है सेल डिवीजन करके नया सेल का निर्माण होता है। यह रुडोल्फ विर्चो ने कहा। किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो। इन्हें सभी नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही क्या होती है? बनती है। सेल डिवीजन के थ्रू नया कोशिका का निर्माण नहीं होता है, बस क्या होता है वह पूर्ववर्ती कोशिका जो है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसी को सेल डिवीजन के थ्रू क्या होता है? नया सेल का निर्माण होता है।
यही कोशिका सिद्धांत में कहा गया, यह सभी जीव कोशिका का, यह कोशिका उत्पाद से ही क्या होता है, बना होता है। सभी कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होती है। ओमनी सेलुला, ई सेलुला, और कोशिका का मुख्य निर्माण जिस क्रिया से होता है उसको कहते हैं क्या, केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। केंद्रक उसमें क्या होता है। उसके बाद है कोशिका दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रकैरियोटिक और एक होता है। अब देखिए प्रकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वह न्यूक्लिक प्रोटीन जो आनुवंशिक लक्षणों के विकास एवं वंशागति को नियंत्रण करता है, उसी को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं, लेकिन वह न्यूक्लिक प्रोटीन जो आनुवंशिक लक्षणों के या विकास को और उसके वंशागति को क्या करता है, नियंत्रण करता है, उसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहेंगे, और करेंगे जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा उसमें क्रोमेटिन भी नहीं बनेगा। यह प्रकैरियोटिक कोशिका का क्या एग्जांपल। अब क्रोमेटिन जो होता है यह भी एक प्रकार का आनुवंशिक सामग्री और प्रोटीन है जो कोशिका के अंदर आनुवंशिक सामग्री को क्या करता है, घेरे रखता है। ठीक है, इसका काम है चारों साइड से घेरा बनाए हुए रखना। और इसमें जब क्रोमेटिन नहीं होगा, यह हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनेगा, यह डीएनए जो है यह क्या होता है, गुणसूत्र के रूप में सिर्फ पड़ा रहता है, इसमें कोई अन्य आवरण नहीं रहता है, वह सिर्फ पड़ा रहता है। उसके बाद केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिका इसमें नहीं होगा। यानी प्रकैरियोटिक में केंद्रक होता है क्या, नहीं होता है। और प्रकैरियोटिक कोशिका यानी कि जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में होती है। कौन सा, प्रकैरियोटिक कोशिका, प्रकैरियोटिक है। उसके बाद आपका यूकैरियोटिक कोशिका, और इनमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में यह दोहरे झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा रहता है और यह सुस्पष्ट, यानी कि यह प्रकैरियोटिक में तो केंद्रक नहीं था, इसमें जो है केंद्रक भी होता है और इसमें कोशिका जो है यह दोहरी झिल्ली यानी केंद्रक के आवरण को क्या करता है, सुस्पष्ट रूप से घेरे रखता है। और जिसमें यह रहेगा इसका मतलब उसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन और जो है क्रोमेटिन भी मौजूद होता है। किसमें, यूकैरियोटिक में। और केंद्रिका भी इसमें मौजूद रहेगा। किसमें, यूकैरियोटिक में। यह बताएंगे प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन होगा क्या, यह हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, यह क्रोमेटिन बनेगा क्या, क्रोमेटिन नहीं होगा, इन्हें डीएनए मौजूद होगा लेकिन उसको कोई जो है अन्य आवरण घेरे नहीं रहेगा, अन्य आवरण घेरे नहीं रहेगा। केंद्रक का नाम कोई विकसित यह कोशिका इसमें होता है क्या, नहीं होता है। प्रकैरियोटिक कोशिका जीवाणु और नीलहरित शैवाल में होता है। अब यूकैरियोटिक की बात करते हैं। यूकैरियोटिक में जो है केंद्रक भी होता है, केंद्रिका भी होता है और इसका जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमेटिन भी इसमें मौजूद होता है, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक। कौन सा, यूकैरियोटिक। पादप में कोशिका हो गया, जंतु में हो गया, कवक कोशिका, ये सब क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सा, उसके बाद देखेंगे बीच में जो बॉक्स है उसको यह प्रयास करेंगे याद करने का। ठीक है, तो पहला आपका जो है यह कौन सा है, यह प्रकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या क्या है। प्रकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर तो देखिए, पहला देखेंगे कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है अभी लग रहा होगा थोड़ा सा हार्ड, पता नहीं जो मतलब लग रहा होगा ना, याद होगा कि नहीं होगा, बस 5 मिनट में सब लगेगा कि याद हो गया। ठीक है, चल नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति यह प्रकैरियोटिक में बना होता है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का। किसका, प्रकैरियोटिक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किसका बना होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और यूकैरियोटिक में जो है ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, लेकिन प्रकैरियोटिक में कोशिका भित्ति बना होता है प्रोटीन और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया प्रकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है और यूकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रकैरियोटिक में होता है क्या, यूकैरियोटिक में होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह जो है प्रकैरियोटिक में उपस्थित नहीं होता है लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में होगा क्या, नहीं।
यूकैरियोटिक में होगा होगा। राइबोसोम दोनों में होता है, राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक में जो होगा वह 70S प्रकार का, 70S प्रकार का। और जो है यह यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में और नेक्स्ट चलते हैं आपका क्रैकी गोल्जी का। गोल्जी का यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। उसके बाद आपका केंद्रक, केंद्रक जो है प्रोकैरियोटिक में होता है क्या, यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। उसके बाद केंद्रिका झिल्ली की बात करते हैं। जब जो है केंद्रक ही नहीं रहेगा तो केंद्रक झिल्ली होगा क्या, नहीं होगा। केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, किसमें, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित होगा। तो एक बार रिपीट करते हैं कि बताएंगे कि कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में किसका बना होता है, प्रोटीन और यूकैरियोटिक में किसका, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होगा क्या, यूकैरियोटिक में होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में होगा, यूकैरियोटिक में। राइबोसोम जो है यह उपस्थित होगा प्रोकैरियोटिक में क्या, दोनों में होता है। प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट चलते हैं क्रैकी केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली जो है प्रोकैरियोटिक में होता है, नहीं होता है। केंद्रक होता है क्या, केंद्रिका होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब ना केंद्रक होगा, ना केंद्रक झिल्ली होगा, ना केंद्रिका होगा, ये सब इसमें मौजूद नहीं होता। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं होता, उपस्थित है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होता है क्या, नहीं होता। यूकैरियोटिक में डीएनए, डीएनए दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक। यह डीएनए जो है प्रोकैरियोटिक में जो होता हुआ एक सूत्र के रूप में, एक सूत्र के रूप में, और प्रोकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। प्रोकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं पूर्ण विकसित एवं। नेक्स्ट चलते हैं आपका कसाभिका। कसाभिका भी जो होता है दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। कसाभिका प्रोकैरियोटिक में जो होगा वह केवल एक तंतु का और यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में अब केंद्रिका तो होता नहीं है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता लेकिन यूकैरियोटिक में होता है। सेंट्रियोल, यह जो है सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक में होता है क्या, प्रोकैरियोटिक में सेंट्रियोल होता है, यूकैरियोटिक में होता है। उसके बाद श्वसन जो होता है यह प्रोकैरियोटिक में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, किसके द्वारा, और यूकैरियोटिक में लिंग प्रजनन जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। लिंग प्रजनन यह पाया जाता है क्या, यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण जो है यह प्रोकैरियोटिक में होगा थाइलेकाइड में और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट चलते हैं कोशिका विभाजन, यह दोनों में होता है। प्रोकैरियोटिक में जो होगा अर्धसूत्री प्रकार का और यूकैरियोटिक में क्या होगा दोनों, अर्धसूत्री समसूत्री दोनों। आप को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो बताएंगे करें कि कोशिका भित्ति जो है प्रोकैरियोटिक में किसका बना होता है, प्रोटीन और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में होता है क्या, और यूकैरियोटिक में बताएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है क्या, दोनों में होता है। एक में क्या होता है 70S किसमें होता है, 80S किसमें। नेक्स्ट बताएंगे गोल्जी का जो है उपस्थित होता है क्या, यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट केंद्रक झिल्ली होता है क्या, प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में। लाइसोसोम जो है यह प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में। डीएनए जो है होता है क्या, प्रोकैरियोटिक में। पूर्ण विकसित एवं के रूप में, और
डीएनए जो है यह क्या इसमें होता है क्या प्रोकैरियोट में होता है होता है एकल सूत्र नेक्स्ट कशेरुकी जो है होता है क्या कशेरुकी भी दोनों में होता है एक में होगा एक तंतु और एक में चलते हैं सेंट्रियोल जो है प्रोकैरियोटिक में होता है यूकैरियोटिक में होता है श्वसन जो है प्रोकैरियोटिक में होगा क्या किसके द्वारा और यूकैरियोटिक में चलिए नेक्स्ट चलते हैं लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और यूकैरियोटिक में चलिए प्रकाश संश्लेषण यह प्रोकैरियोटिक में होता है थाइलेकाइड और यूकैरियोटिक में नेक्स्ट है कह रहा है कि कोशिका विभाजन होता है क्या कोशिका विभाजन बात समझ में क्या याद हो गया ना लगभग तो याद हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे कोशिका के भाग मेन पार्ट ऑफ सेल नेक्स्ट चलते हैं कह रहे हैं कि सेल ठीक है यानी कि यह सेल कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल है पहला कौन सा सेल वाल यानी कोशिका भित्ति यह पाला देखिए सेल वाल जो होता है यह जो है सिर्फ किसमें कोशिका में जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं होता है लेकिन कोशिका झिल्ली की बात करेंगे वह पादप और जंतु दोनों में पादप और जंतु दोनों में यानी कि कोशिका का यानी कि सेल वाल जो होता है यह कोशिका का क्या होता है सबसे बाहरी पार्ट कौन सा सबसे बाहरी पार्ट यानी कि पहले होगा कोशिका भित्ति पादप कोशिका की बात कर रहे हैं पहले होगा कोशिका भित्ति फिर होता है आपका कोशिका झिल्ली तब क्या होता है सेल होता है इसका मतलब इसमें क्या होता है सेल वाल की बात करते हैं यह सिर्फ किसमें पादप कोशिका में जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यह बनी होती है सेलुलोज का किसका बना होता है सेलुलोज का कोशिका भित्ति किसका बना होता है कोशिका भित्ति सेलुलोज का नेक्स्ट है कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में जो सहायता प्रदान करता है वह सेल वाली कोशिका भित्ति या पादप कोशिका का यह क्या करता है आकृति को आकार को यह बनाए रखने का काम करता है कौन कोशिका नेक्स्ट जीवाणु का कोशिका भित्ति जो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन ठीक है पेप्टिडोग्लाइकॉन कि जीवाणु का जो कोशिका भित्ति बना होता है किसका पेप्टिडोग्लाइकॉन जो बना होता है अमीनो अम्ल प्लस यह आपका कार्बोहाइड्रेट और मर्म्यूरिक एसिड यह तीनों मिलकर जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन बनाता है कौन कौन सा अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट और मर्म्यूरिक एसिड ठीक है मर्म्यूरिक एसिड अमीनो अम्ल प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस मर्म्यूरिक एसिड यह तीनों मिलकर क्या बनाता है पेप्टिडोग्लाइकॉन शैवाल की कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज प्लस CaCO3 प्लस गैलेक्टोन्स का ठीक है यह शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस गैलेक्टोन्स का बना होता है शैवाल का कोशिका भित्ति किसका बना होता है यह कार्बोनेट सेलुलोज प्लस यह CaCO3 प्लस गैलेक्टोन्स का और कवक का कोशिका भित्ति जो है वह काइटिन का किसका काइटिन का कवक का कोशिका भित्ति किससे जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है कि नहीं कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है यह क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर यह जंतु कोशिका यह पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न है उसका आंसर होता है कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति जो है सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है पादप कोशिका में होता है जंतु में नहीं पाया जाता है जंतु में नहीं पाया जाता है चलते हैं कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन
करें कि इसका अन्य नाम है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा कोशिका के यह सभी अवयव एक पतली झिल्ली में बताने फिगर। यह कोशिका का जो सबसे बाहरी पार्ट होता है और कोशिका में जितना भी ठोस या द्रव पदार्थ होता है सब इसी के द्वारा क्या होता है, घिरे रहता है। उसको कहते हैं क्या, सेल या क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतले झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं और इसी झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली। और यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है, यानी कि अर्ध पारगम्य का मतलब होता है कुछ अंगों को पार करने देती है और कुछ को रोक लेती है। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है। उसके बाद कोशिका झिल्ली जो बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स का, किसका, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। एक बार रिपीट बताएंगे, करें कि कोशिका भित्ति का खोज किसने किया, या रॉबर्ट हुक ने, किसने, कोशिका भित्ति का खोज किसने किया, कोशिका भित्ति का खोज, कोशिका भित्ति का खोज। और केवल पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। लेकिन कोशिका झिल्ली की बात करेंगे वह पादप और जंतु। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति जो बना होता है वह किसका, ठीक है, कोशिका भित्ति किसका बना होता है, कोशिका भित्ति किसका बना होता है, कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाने नखरे में जो है कौन सहायता करता है, कोशिका भित्ति, कोशिका जीवाणु का कोशिका भित्ति ये किसका बनाता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। नेक्स्ट है पेप्टिडोग्लाइकॉन जो बनाता है वह किसका, किसका, और मर्मेरिक। नेक्स्ट चलते हैं कि शैवाल का कोशिका भित्ति जो बनी होती है यह CO3 और गैलेक्टॉन्स का। और कवक का कोशिका भित्ति किसका, और जंतु में कोशिका भित्ति होता है क्या, कोशिका भित्ति नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं कोशिका झिल्ली का अन्य नाम है प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, इसी झिल्ली को कहते हैं क्या, कोशिका झिल्ली। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है, क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कोशिका झिल्ली में पाया जाता है प्रोटीन और कोशिका के अंदर यह जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का जो निर्धारण करता है वह भी कोशिका झिल्ली, कोशिका कोशिका के अंदर यह जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण कौन करता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और यह कोशिका झिल्ली की मोटाई जो होता है लिख लीजिएगा 75 एंगस्ट्रम, होता है 75 एंगस्ट्रम। देखा, कोशिका झिल्ली की यह कितना मोटाई होती है, यह 75 एंगस्ट्रम, 75। कोशिका झिल्ली यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कौन सा, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। लेकिन कोशिका यह भित्ति की बात करेंगे वह सिर्फ पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में वह नहीं पाया जाएगा। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना यह 1972 में यह किसने प्रतिपादित किया, यह सिंगर व निकोलसन, सिंगर व निकोलसन। उसके बाद है तारकाय, तारकाय का खोज किया था बोवेरी ने, किसने क्या, तारकाय का खोज किसने, तारकाय का खोज। और तारकाय पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ किस कोशिका में, जंतु कोशिका में, यानी सेंट्रोसोम जो है तारकाय जो है यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। और तारकाय के अंदर एक या दो कोण जैसी रचना होती है और इसको कहते हैं सेंट्रियोल, क्या कहेंगे, और यह तारकाय का जो लोकेशन होता है यह केंद्रक के आसपास, केंद्रक के यानी कि यह केंद्रक है ना, केंद्रक के आसपास ही यह सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलेंडर के आकार का जो है यह रहता है कौन सा, तारकाय, यानी कि सेंट्रियोल। कौन सा, सेंट्रियोल। तारकाय का खोज किसने किया, बोवेरी, किसने किया, तारकाय पाया
पाया जाता है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, सिर्फ और सिर्फ तारकाय के अंदर या बाहर या अंदर या तरह के एक या दो कण जैसी रचना होती है। यही जो कण है उसी को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? तारकाय समसूत्री विभाजन में निर्माण यह करता है किसका? किसका निर्माण करती है? और तारकाय जो इसका लोकेशन होता है यह केंद्रक के पास, केंद्रक के पास। इसका आकार यदि शेप अगर पूछ दे यह सिलेंडर के आकार का कैसा होता है? उसके बाद है अंतःद्रवी जालिका। अंतःद्रवी जालिका देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक, एंडो का मतलब होता है अंदर, एंडो का मतलब अंदर, और प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, यानी कि सेल के अंदर जो यह झिल्ली नुमा संरचना होती है, नेटवर्क यानी उसका जाल बिखरा रहता है, उसी को कहते हैं अंतःद्रवी जालिका। क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच बहुत सारा मेम्ब्रेन क्या होता है? यह बिखरा रहता है। अब देखिए यह आपका क्या है? यह ऊपर वाला है क्या? यह कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर वाला डॉटेड लाइन वो क्या है? इसी के अंदर यह बहुत सारा क्या होता है? पतले पतले धागे के समान यह क्या होता है? इसका एक नेटवर्क फैला रहता है, जाल फैला रहता है। इसी को क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे? रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैलीनुमा, यानी बहुत क्या होता है? यह छोटा छोटा यह थैली के आकार का होता है, और यह नलिकावत जालिका के तरफ का होता है, और यही जो बिखरा रहता है इसी को क्या कहते हैं? अंतःद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद चलते हैं कि अंतःद्रवी जालिका के बाहरी सतह पर यह चिपका होता है राइबोसोम। क्या चिपका होता है? अंतःद्रवी जालिका यानी जो यह जो आपका यह धागे के समान जो बिखरा हुआ है, इस पर जहां पर राइबोसोम चिपका होगा, जहां पर राइबोसोम चिपका होगा, अब देखिए कोई जो है चिकना चीज है उसी पर कुछ चिपका दीजिए तो क्या होता है? रुकना हो जाता है ना। जहां पर राइबोसोम चिपका होगा उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पर राइबोसोम चिपका नहीं होगा उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, यानी कि चिकनी अंतःद्रवी जालिका, चिकनी अंतःद्रवी जालिका। नेक्स्ट चलते हैं करें कि यह करें जिस अंतःद्रवी जालिका के सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं? चिकनी या अंतःद्रवी जालिका या स्मूथ या क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड संश्लेषण का जो मुख्य स्थल होता है वह होता है चिकने अंतःद्रवी जालिका। किस पर होता है? जिस अंतःद्रवी जालिका पर राइबोसोम चिपका होगा वह क्या होता है? यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक। नेक्स्ट करेंगे लिपिड के संश्लेषण का जो मुख्य स्थल है वह कौन सा? चिकनी। कौन सा? चिकनी। और स्टेरॉइड हार्मोन का भी कौन सा? चिकनी। अब देखिए प्रोटीन का संश्लेषण एवं स्रवण की क्रिया जो होगा जहां पर यह राइबोसोम चिपका होगा वही ना प्रोटीन के संश्लेषण होगा। इसका मतलब वह कहाँ होगा? खुरदरी पर। कहाँ पर? खुरदरी पर। उसके बाद आगे चलते हैं कि खुरदरी अंतःद्रवी जालिका या जो राइबोसोम चिपका होता है वह होता है केंद्रक के आसपास। कहाँ पर? केंद्रक के आसपास। और चिकनी जो होता है वह कोशिका झिल्ली के आसपास, यानी कि जो कोशिका झिल्ली के आसपास होगा वहां पर जो है राइबोसोम चिपका नहीं रहता है। जो भी रेटिकुलम जो होगा वह केंद्रक के आसपास वहीं पर क्या होता है? राइबोसोम चिपका होता है, और वहीं के आसपास के एरिया को उसको कहते हैं खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, खुरदरी अंतः। उसके बाद आपका राइबोसोम कौन होता है? राइबोसोम। पादप कोशिका में सर्वप्रथम यह राइबोसोम की खोज जो किया था
या रॉबिन्स एवं ब्राउन ने, किसने क्या? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। रॉबिन्स एवं ब्राउन ने, रॉबिन्स एवं ब्राउन ने। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किया था जे.ई. पैलेट ने, किसने? जे.ई. पैलेट, जे। और नेक्स्ट एक राइबोसोम का नामकरण किया था रॉबर्ट ने, किसने? राइबोसोम जो बना होता है या आरएनए प्लस प्रोटीन का, आरएनए प्लस प्रोटीन का। राइबोसोम बना होता है किसका? आरएनए प्लस प्रोटीन का, आरएनए प्लस प्रोटीन का। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि राइबोसोम की किसका बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन का। प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं किसको? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को। राइबोसोम मिलते हैं यह कोशिका द्रव में, हरित लवक में और सूत्रकणिका और खुरदरी अंतःद्रव्यजालिका, खुरदरी अंतःद्रव्यजालिका, ठीक है। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं क्या? सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका। यह राइबोसोम मिलते हैं, कोशिका द्रव मिलते हैं क्या? कोशिका द्रव में मिलते हैं, ठीक है। राइबोसोम या कोशिका द्रव में मिलते हैं, मिलते हैं। हरित लवक में मिलते हैं, मिलते हैं। सूत्रकणिका में और खुरदरी अंतःद्रव्यजालिका पर भी राइबोसोम चिपका रहता है, नहीं मिलता है? खुरदरी तबे न हुआ जब उस पे चिपक गया, तो चिकनी था क्या? नेक्स्ट चलते हैं, राइबोसोम दो प्रकार का, एक होता है 70S और एक होता है 80S। राइबोसोम कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है 70S और एक 80S। 70S और एक 80S। और करें कि यहाँ राइबोसोम का दो उपशाखा भी होता है, ठीक है। राइबोसोम का यानी कि 70S जो है और 80S दोनों का क्या होता है? यह दो उपशाखा भी होता है। यह पहला देखेंगे, एस का मतलब होता है स्वीटवर्गस इकाई, क्या होता है? राइबोसोम के ये डिफ्यूज करने की दर को क्या करता है? दिखाता है। राइबोसोम के डिफ्यूज करने के दर को क्या करता है? ठीक है। चल नेक्स्ट चलते हैं, करें कि राइबोसोम दो प्रकार का, कितने प्रकार? एक होता है 70S और एक होता है 70S और 80S। 70S और 70S यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में, 80S किसमें? यूकैरियोटिक। यहाँ S जो है, S यह स्वीटवर्गस इकाई है, क्या है? आकार एवं घनत्व को भी मापता है और राइबोसोम के डिफ्यूज करने की दर को भी मापता है। राइबोसोम के डिफ्यूज करने की दर को मापता है कौन? यह S स्वीटवर्गस इकाई का, इसको क्या कहते हैं? और इसका यह 70S जो है, इसका दो उपशाखा होता है, एक 30S और 50S। 30S और 30S और 50S। याद रखिएगा, दोनों को जोड़िएगा नहीं, ठीक है? क्या कि दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा? 80S वाला में चला जाएगा, ठीक है। और यह 80S वाला होता है 40 और 60, 40 और 40S और 60S, 40S और क्या होता है? 80S का दो उपशाखा होता है, 40S और 60S। और 70S का भी दो उपशाखा, 30S और 50S। जोड़ना मना है, जोड़ना यह मैथ नहीं, क्या है? बायोलॉजी है। करें कि राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का जो आकार होता है वह 170 से 230 या एंगस्ट्रम, कितना था? 170 से 230 एंगस्ट्रम, 230 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। यह राइबोसोम का क्या होता है? आकार होता है, ठीक है। और करें कि ये प्रोटीन बनने की जो क्रिया होती है, इकाई होती है, उसको कहते हैं पोलिसोम। क्या कहेंगे? प्रोटीन बनाने की इकाई को क्या कहते हैं? पोलिसोम। क्या कहेंगे? उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन ने, किसने क्या? अल्टमैन और फ्लेमिंग दोनों मिलकर किया था माइटोकॉन्ड्रिया का खोज। अल्टमैन और फ्लेमिंग, अल्टमैन और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो किया था वह बेंटल ने, किसने क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कोशिका का श्वसन स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का श्वसन स्थल
ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। कि कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का इंजन किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जो होती है यह दोहरी झिल्ली वाले, कैसा होती है? और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है यह प्रोकैरियोटिक में और यह उपस्थित होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में उपस्थित है? नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है एकल वृत्ताकार डीएनए अणु, एकल वृत्ताकार डीएनए अणु, और यह कुछ आरएनए राइबोसोम्स जो कि 70 प्रकार का, कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो विभाजित होती है वह किसके द्वारा? विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होती है यह विखंडन, किसके द्वारा? विखंडन। और डीएनए केंद्रक के अलावा जो है डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी होता है। यह बार-बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और इसके बाद चलते हैं आपका गोल्जी का, कौन सा? गोल्जी काय को गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी काय को गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, और इसका अन्य नाम है लिपोकॉन्ड्रिया। कौन सा? लिपोकॉन्ड्रिया। बंडल पैकर्स और ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं किसको? ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? गोल्जी काय की खोज जो किया था कैमिलो गोल्जी ने, किसने किया? गोल्जी काय का खोज किसने? कैमिलो गोल्जी। और गोल्जी काय जो बना होता है सूक्ष्म नलिका के समूह एवं थैलियों का, सूक्ष्म नलिका के समूह एवं थैलियों का, ठीक है? गोल्जी का जो बना होता है यह इस प्रकार का होता है, ठीक है? जैसे ये है ना का, इधर जोड़ दीजिए, फिर ये आपका इसी प्रकार का संरचना होता है, किसका? गोल्जी का या गोल्गी बॉडी का, ये ठीक है? ये क्या होता है? गोल्जी का या गोल्गी बॉडी। करेक्ट। यह सूक्ष्म नलिका के समूह एवं थैलियों का एक समूह होता है, इसी को क्या कहते हैं? यह गोल्जी का। और गोल्जी का भी जो होता है वह केंद्र के आसपास ही मौजूद रहता है, और ये गोल गोल रचना जब टूटता है, यह टूटने से क्या होता है? लाइसोम का क्या? लाइसोसोम का निर्माण होता है। किससे? यह गोल्जी का के टूटने से। गोल्जी का के टूटने से किसका निर्माण होता है? करेक्ट। कोशिका द्वारा यह प्रोटीन के व अन्य पदार्थों की पुट्टिका के रूप में पैकिंग करने का कार्य, ठीक है? पैकिंग करने का कार्य जो होता है वह भी किसका होता है? गोल्जी काय का। किसका होता है? गोल्जी काय का। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुट्टिका उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है, और इस प्रकार गोल्जी काय को हम यह कोशिका अणुओं का यातायात, जब देखते हैं ना ट्रैफिक जाम हो जाता है, जब ट्रैफिक क्या होता है? जा रहे हैं क्या? कि जब कोशिका क्या होता है? जब देखिएगा ट्रैफिक पुलिस बीच में रहता है रोड पे, जब इधर क्या होता है? जाम हो जाता है, तब क्या होता है? उसको यह निकलने के लिए रास्ता दिया जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस। यहाँ क्या होता है? यह कोशिका जब जो है कोई पदार्थ कोशिका से यह बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुट्टिका उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से क्या करता है? यह बाहर निकलवाने का काम करता है गोल्जी काय। कौन करता है? इसलिए से जो जाम हो गया था पदार्थ उसको बाहर निकलवा दिया, इसका मतलब यह ट्रैफिक पुलिस का नियम का काम किया कि नहीं? यानी ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं किसको? गोल्जी काय को। ट्रैफिक पुलिस किसको कहेंगे? यातायात प्रबंधक। नेक्स्ट है गोल्जी का। यह कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का भी निर्माण करती है। यह गोल्जी का जो है यह कोशिका भित्ति का भी और लाइसोसोम का भी निर्माण करती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम से
राइबोसोम में क्या होता है, निर्मित प्रोटीन से मिलकर क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन गोल्जी काई है ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है और गोल्जी काई के टूटने से क्या होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है, लाइसोसोम का। उसके बाद गोल्जी काई यह पाया जाता है सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काई नहीं पाया जाता है। उसके बाद आपका लाइसोसोम, कौन सा, लाइसोसोम। जरा कि इसको आत्महत्या थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं, किसको, लाइसोसोम। लाइसोसोम किसको, लाइसोसोम जो है यह सूक्ष्म गोल एकहरी झिल्ली से घिरी यह थैली द्वारा यह होता है, किसमें, यह कोशिका के अंदर। और इसमें जो है अपघट्य एंजाइम जिसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहता है कोशिका के अंदर। यह पाचन और बैक्टीरिया वायरस जो अन्न से बाहर चला गया, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर अगर कोशिका या बैक्टीरिया चला गया उसको मारने का भी काम करता है, कौन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, या उसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहता है वो, ठीक है। यानी कि यह आपका सेल है, तो सेल के अंदर क्या होता है, यह थैली नुमा जो रचना होती है और यह क्या होता है, उसमें अपघट्य एंजाइम भरा रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह खाली जगह रहता है और इसी में अपघट्य एंजाइम भरा रहता है। जैसे भी कोई वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश किया, यह अपघट्य एंजाइम इसका क्या करेगा, यह नष्ट कर देगा, जो हानिकारक होगा वह क्या करेगा, उसको नष्ट कर देगा। आत्महत्या थैली कहते हैं लाइसोसोम। आत्महत्या थैली, आत्महत्या थैली। और कोशिका का परमाणु बम भी कहते हैं, किसको, लाइसोसोम। कोशिका का परमाणु बम किसको, और कोशिका का सफाई कर्मी, या कोशिका का सफाई कर्मी यानी कि जो पदार्थ बाहर से गया उसको क्या किया, नष्ट किया, यानी साफ करने का काम किया, कौन, लाइसोसोम। डिस्पोजल बैग भी कहते हैं, किसको, डिस्पोजल बैग। देखिए आत्महत्या थैली, कोशिका का परमाणु बम, कोशिका का सफाई कर्मी और डिस्पोजल बैग, सब किसको कहेंगे, करेंगे। यह सभी प्रकार के जल अपघट्य एंजाइम किसमें मिलता है, यह लाइसोसोम में, किसमें, लाइसोसोम, किसमें, लाइसोसोम। अपघट्य एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है, यह प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिकम, ठीक है। यह अपघट्य एंजाइम जो है किसके पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक स्तनधारियों के यह आरबीसी अलग कनिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। स्तनधारी का जो है, स्तनधारी का आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम अधिकतम जो पाया जाता है WBC, किसमें, WBC। लाइसोसोम अधिकतम किसमें पाया जाता है, WBC। उसके बाद यकृत कोशिका और हड्डी, प्लीहा, तिल्ली, अग्नाशय, लार, ये सब में भी क्या होता है, लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम। बताएंगे आत्महत्या थैली किसको कहते हैं, जब इंसान को ब्लड कैंसर होता है यह लाइसोसोम सबसे ज्यादा क्या होता है, एक्टिव रहता है, ठीक है। जब ब्लड कैंसर होगा इसका मतलब WBC की मात्रा ज्यादा हो जाता है, उसपे को ब्लड कैंसर कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्लड कैंसर। और इसमें क्या होता है, यह क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। उसके बाद आपका आता है प्लास्टिड, जिसको कहते हैं प्लास्टिडिया, पादप कोशिकाओं के केंद्रिका द्रव में, पादप कोशिका के केंद्रिका द्रव में जो पाए जाने वाला गोल या अंडाकार रचना होती है और इसमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है, रसायन का निर्माण करती है, उसी को कहते हैं लवक या प्लास्टिड। लवक क्या, प्लास्टिड। यानी पादप कोशिका के कोशिका यानी केंद्रिका होगा ना, केंद्रिका में जो द्रव होगा उसमें क्या होता है, उसका आकार ये तो गोल होगा या अंडाकार होता है, गोल या अंडाकार। तो उसमें जो है पादप के जो महत्वपूर्ण रसायन का निर्माण होता है उसी को कहते हैं क्या, यह लवक कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं, लवक कहते हैं, प्लास्टिड। लवक जो है 3 प्रकार का होता है। लवक कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक होता है हरित लवक, आवर्णी लवक और एक हरित लवक, आवर्णी लवक और आवर्णी लवक। लवक कितना प्रकार का, लवक कितना प्रकार, यह
तीन प्रकार का, कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। कि पादप कोशिका को रंग प्रदान जो करता है वही क्या होता है? लवक कहलाता है। और इसका खोजकर्ता जो था हैकेल था। कौन था? लवक का खोजकर्ता कौन था? अब पहला जो देखेंगे हरित लवक, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। तरह की एक प्रकार का कोशिकांग है जो यह सुकेंद्रिक पादप कोशिका में यह और शैवालीय कोशिका में पाया जाता है। कौन सा? हरित लवक। हरित लवक जो है यह तो यह शैवालीय कोशिका में पाया जाएगा और यह फिर यह पादप कोशिका में, किसमें? और यह हरा रंग प्रदान करता है। कौन सा? हरित लवक। हरित लवक जो है यह हरा रंग प्रदान करता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ जिसका नाम है पर्णहरित। क्या नाम है? पर्णहरित पाया जाता है और प्रकाशीय ऊर्जा को यह रासायनिक ऊर्जा में भी बदलने का कार्य करता है। कौन? हरित लवक करता है। यानी कि इसका प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके यह भोजन भी बनाता है। कौन? हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट बनता है। और पौधे का यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है, पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वह हरित लवक के माध्यम से। कहां से? और जहां पर खाना बनेगा उसको क्या कहते हैं? रसोई घर। क्या कहेंगे? रसोई घर। यानी कि पादप का खाना बनता है यह हरित लवक। इसका मतलब पादप का जो रसोई घर होता है वह कौन सा? पादप का जो रसोई घर कौन सा? और हरित लवक में यह राइबोसोम पाया जाता है। हरित लवक में राइबोसोम। पत्तियों का रंग यह पीला होता है केरोटीन के कारण। किसके कारण? पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? केरोटीन के कारण। केरोटीन के हर तरह की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है हरित लवक। कौन करता है? फल एवं फूल को हरा रंग प्रदान करता है। यह भी अगर हरा रंग की है इसका मतलब हुआ हरित लवक। हरा रंग का इसका मतलब हरित लवक। और अगर मतलब लाल हरा भूरा भूरा जो रहता है यानी कि वह हरा के अलावा इसका मतलब हुआ वर्णी लवक है। कौन सा? ठीक है। उसमें जो है हरा रंग छोड़ करके सभी रंग का होता है। ठीक है। किसमें? वर्णी लवक में। लेकिन हरित लवक में सिर्फ और सिर्फ उसके बाद है आवर्णी लवक। कौन सा? जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। आवर्णी लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। की पत्तियों का रंग पकड़ के पादप में अब जिस भाग में जो है प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिस भाग में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उस भाग को ही कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट या उसको श्वेत वर्णक भी कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट या रंगहीन लवक को कहते हैं आवर्णी लवक, जो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? वंचित रहता है। सूर्य का प्रकाश वहां पहुंच नहीं पाता। उसके बाद वर्णी लवक। वर्णी लवक में क्या होता है? इसमें हरा रंग को छोड़ करके बाकी सारा रंग मौजूद होता है। यह पौधे रंगीन भागों को, यह पुष्पों की पंखुड़ियां हो गया, फलों की पत्तियां हो गया, यह वित्तियां हो गया, फल भी देखिएगा तरह तरह का कलर होता है। वह सब किसके कारण? वर्णी लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट। और इसमें हरे रंग को छोड़ करके, हरा रंग को छोड़ करके बाकी जितना रंग होता है सब पाया जाता है। किसमें? इसमें पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, वित्ती, बीज आदि में पाया जाता है। कौन सा? वर्णी लवक। कौन सा? वर्णी लवक। कैरोटीन यह लाल रंग का वर्णक है। कैरोटीन क्या है? लाल रंग का वर्णक है। और पीला रंग का वर्णक यह ज़ैंथोपेन। पीला रंग का वर्णक टमाटर का जो टमाटर में पाया जाता है क्या? लाइकोपेन। टमाटर में और गाजर में कैरोटीन। गाजर में और चुकंदर में मिर्च का जो लाल रंग होता है कैप्सेसिन और तीक्ष्णतापन कैप्सेसिन के कारण। कैप्सेसिन दोनों याद रखिएगा कि मिर्च में यह लाल रंग का जो कारण है कैप्सेसिन और यह उसका तीक्ष्ण तीखा लगता है वह कैप्सेसिन। नेक्स्ट आता है वनस्पति को परावैज्ञानिक किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक जो है यह फाइकोसाइनिन। कौन सा? फाइकोसाइनिन। वनस्पति को यह परावैज्ञानिक किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाले वर्णक को क्या कहते हैं? यह फाइकोसाइनिन। उसके
उसके बाद आपका रसधानी जिसको कहते हैं वैक्यूल्स, ठीक है, रसधानी या Vacuoles. रसधानी या Vacuoles. कि रसधानी कोशिका के अंदर जो खाली जगह है उसको कहते हैं रसधानी, क्या कहेंगे? और यह कोशिका का निर्जीव रचना होती है। इसमें तरल पदार्थ जो कोशिका के अंदर खाली रचना होती है उसमें क्या होता है, यह तरल पदार्थ भरी होती है। उसी खाली जगह को क्या कहते हैं? रसधानी कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। रसधानी का आकार पादप कोशिका में बड़ा एवं जंतु कोशिका में छोटा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसधानी का आकार किसमें बड़ा होता है? पादप कोशिका में बड़ा होगा और जंतु कोशिका में छोटा होता है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे कहा जाता है क्या? टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे कहते हैं क्या? टोनोप्लास्ट। क्या कहेंगे? अमीबा में संकुचन रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका आता है केंद्रक। कौन होता है? केंद्रक। केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट या ब्राउन ने। किसने? केंद्रक का खोज किसने किया? केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग जो है वह केंद्रक को ही माना जाता है। कोशिका का प्रमुख अंग कौन सा? नेक्स्ट है कोशिका के प्रबंध के रूप में यानी प्रबंधक मैनेजर के रूप में किसको जाना है? केंद्रक को। किसको? के धागे नुमा यह पदार्थ के जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है। यह केंद्रक द्रव में क्या होता है कि धागे नुमा पदार्थ का जाल बिखरा रहता है और यह उसी को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन का नाम किसने दिया? फ्लेमिंग। किसने? क्रोमैटिन का नाम किसने दिया? कोशिका विभाजन के समय यह क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे और छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं और इसी को कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहेंगे? गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के समय क्या होता है कि क्रोमैटिन सिकुड़ जाता है और सिकुड़ कर मोटे और छोटे धागे के रूप में क्या होता है? संगठित हो जाते हैं और इसी जो मोटे और छोटे धागे के रूप में संगठित हो गया इसी को कहते हैं क्या? गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारी में या सभी कोशिकाओं के केंद्रक में जो गुणसूत्र की संख्या होती है यह निश्चित होती है, कांस्टेंट होती है। याद रखें क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रत्येक जाति के जीवधारी में यह सभी कोशिकाओं के अंदर जो होता है गुणसूत्र क्या होता है? निश्चित होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे कि मानव में 23 जोड़ी और चिंपैंजी में यह 24, बंदर में 21, बंदर में। नेक्स्ट होते हैं प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा यह भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? और मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महिल एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ता है जिसको कहते हैं क्रोमोनीमाटा। क्या कहेंगे? प्रत्येक यह क्रोमोनीमाटा क्या कहलाता है? अर्ध गुणसूत्र। क्या कहलाता है? और प्रत्येक गुणसूत्र यह 2 क्रोमेटिड का बना होता है। कितने क्रोमेटिड का? दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसको कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। क्या कहेंगे? कोशिका का सबसे बड़ा भाग जो है वह केंद्रक होता है। क्या होता है? कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? कोशिका का सबसे बड़ा भाग। और केंद्रक के अध्ययन को यानी केंद्रक के अध्ययन को कहते हैं कैरियोलॉजी। लिख लीजिए इसको, ठीक है? केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। KARYO, ठीक है? KARYOLOGY। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। कैरियो मैनेजर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, यह कहते हैं किसको? मैनेजर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल किसको कहते हैं? केंद्रक को। किसको कहेंगे? केंद्रक को कहते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए केंद्रक के भाग या केंद्रक के अंदर, ठीक है? केंद्रक के अंदर जो होता है एक क्या होता है? यह बाहरी आवरण घुरा रहता है उसको कहते हैं क्या? यह केंद्रक झिल्ली। क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। और उसके अंदर यह केंद्रक का यह सीमा रहता है जैसे कि यह आपका हो गया केंद्रक। केंद्रक के बाहर में क्या होता है?
केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक के अंदर में जो द्रव पदार्थ होगा उसको केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव कहेंगे। और उसके बाद एक अंदर में, ठीक है, अंदर में जो है एक जो है बैगनी रंग का यह रंग दिखेगा, जो कि एक पॉइंट पर क्या होता है, यह बैगनी कलर का दिखेगा। ठीक है, किस कलर का? बैगनी कलर का। इसी को कहते हैं केंद्रिका। क्या कहेंगे? केंद्रिका। यह केंद्रिका भी केंद्रक का भाग है, जो ठीक बीच में बैगनी कलर का दिखता है। कैसा दिखता है? बैगनी कलर का। नेक्स्ट चलते हैं करें कि केंद्रक झिल्ली जो बना होता है लिपोप्रोटीन का। किसका? केंद्रक झिल्ली बना होता है किसका? लिपोप्रोटीन। केंद्रक झिल्ली किसका बना होता है? लिपोप्रोटीन का। उसके बाद वंशागति का भाग कहा जाता है यह गुणसूत्रों को। किसको? यह वंशागति का भाग किसको कहते हैं? वंशागति का वाहक। और राइबोसोम के लिए यह संश्लेषण होता है आरएनए का। किसका? उसके बाद है डीएनए एवं आरएनए संरचना। डीएनए एवं आरएनए डीएनए का अधिकांश मात्रा जो होता है वह केंद्रक में। किसमें होता है? यह डीएनए का अधिकांश मात्रा किसमें? डीएनए का अधिकांश मात्रा। और कुछ मात्रा जो है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित ललक में भी, यानी डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित ललक में पाया जाता है। डीएनए में उपस्थित यह क्षार कितने प्रकार होता है? 4। कितना? 4। यह डीएनए में उपस्थित क्षार कितने प्रकार? एक है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और डीएनए में अणु का यह आधार पर जो है एडेनिन जो जुड़ा होता है थायमिन से। एडेनिन किससे? एडेनिन किससे? एडेनिन किससे? और साइटोसिन जो है यह गुआनिन से। साइटोसिन किससे? साइटोसिन किससे? और एडेनिन व थायमिन के बीच जो जुड़ा होता है वह 2 हाइड्रोजन बंध। कितना? और यह साइटोसिन और गुआनिन से 3 हाइड्रोजन। नेक्स्ट है डीएनए का यह द्विकुंडलित संरचना मॉडल जो दिया था यह वाटसन और नेक्स्ट चलते हैं करें कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो किया था वह हरगोविंद खुराना। और डीएनए का खोजकर्ता था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक याद रखिएगा। डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था वाटसन और क्रिक। और इसका खोजकर्ता कौन था? यह फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर। तो बताएंगे डीएनए का अधिकांश मात्रा किसमें? केंद्रक के अलावा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए में उपस्थित क्षार कितने प्रकार के? एडेनिन जुड़ा होता है किससे? एडेनिन, और यह साइटोसिन। बताइए एडेनिन और थायमिन के बीच कितने साइटोसिन और गुआनिन? डबल हेलिक्स मॉडल किसने? डीएनए का खोजकर्ता कौन? और डीएनए जो बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए शब्द याद रखिएगा कि डीएनए शब्द जो दिया था वह जैक्रिस ने। किसने दिया था? डीएनए शब्द सबसे पहले किसने दिया? जैक्रिस ने। किसने? ऐड चलाइए। नहीं क्या? चलना चलता, ठीक है, चलना चलता है। करें कि डीएनए शब्द किसने दिया? यह जैक्रिस। याद रखिएगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल और डीएनए का खोजकर्ता और डीएनए शब्द जो दिया था जैक्रिस ने। किसने दिया? तीनों याद रखिएगा कि अगर डबल हेलिक्स मॉडल पूछेगा यह कौन सा जाएगा? और डीएनए का खोजकर्ता पूछेगा तो फ्रेडरिक मिशर। और अगर पूछेगा डीएनए शब्द किसने दिया? यह किसने दिया? जैक्रिस ने। किसने दिया? जैक्रिस। किसने दिया? उसके बाद है आरएनए का निर्माण। डीएनए से ही क्या होता है? आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए से क्या होता है? आरएनए का संश्लेषण होता है। और इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकार यह जुड़ जाती है और इस प्रकार डीएनए आरएनए संकर का निर्माण
करती है। और डीएनए में नाइट्रोजन बेस के स्थान पर क्या हो जाता है? यूरेसिल। ठीक है, करें कि डीएनए में नाइट्रोजन जो है बेस थायमिन के स्थान पर क्या हो जाता है? यूरेसिल। क्या होता है? और कुछ जो है समय बाद आरएनए की शब्दार्थ श्रृंखला क्या होती है? अलग हो जाती है। अलग हो जाती है। नेक्स्ट डीएनए, यह कितने प्रकार का होता है? 3। डीएनए कितने प्रकार? आरएनए कितना? आरएनए ना, आरएनए कितने प्रकार? 3। या आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आरआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम, और टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर, और एम का मतलब होता है अब देखिए करें कि राइबोसोम पर चिपके रहते हैं। और जहाँ प्रोटीन की संश्लेषण की बात हो रहा है, इसका मतलब वह क्या हो जाएगा? आरएनए। आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण वही होगा जहाँ राइबोसोम होगा, या क्या होगा? आरएनए। उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं। इसका मतलब यहाँ ट्रांसफर का काम कर रहा है, राइबोसोम पर लाने का काम कर, ट्रांसफर का काम कर रहा है। इसका मतलब कौन सा देगा? डीआरएनए। कौन सा? डीआरएनए। प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं जहाँ प्रोटीन बनता है। यह कहलाता है कौन सा? यह डीआरएनए। कौन सा? और प्रोटीन बनने की जो है अंतिम क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। यह प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कौन सा? आरएनए केंद्रक के बाहर यह विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में मदद करता है। एमआरएनए। कौन सा? कौन सा आरएनए? यह केंद्रक के बाहर जो है विभिन्न आदेश हो रहा है, इनके मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर। इसका मतलब कौन सा? एमआरएनए। एमआरएनए, एमआरएनए। उसके बाद है आरएनए और डीएनए में अंतर। आरएनए और डीएनए में अंतर कि आरएनए जो होता है इसे 2 राइबोज शर्करा, क्या कहेंगे? आरएनए में, डीएनए में क्या होता है? 2 राइबोज शर्करा, जबकि जो है आरएनए में यह 1 राइबोज शर्करा क्या होता है? और कि डीएनए में जो होता है यह इसमें बेस जो होता है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। जबकि आरएनए में यह बेस थायमिन के स्थान पर